बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने पिछले दिनों एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जब मोदी वहां पर अमेरिका गया हुआ था और मोदी अमेरिका के टॉप के ऑफिशियल्स के साथ मिल रहा था। तो बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं बाइडेन की जगह होता तो माइनॉरिटीज़ का इशू, जो इंडिया की माइनॉरिटीज़ हैं उनका इशू ज़रूर रेस करता, क्योंकि अगर इंडिया ने अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन ना दी तो इंडिया एक वक्त में आगे चलकर टूट जाएगा और शैटर्ड हो जाएगा, मुख्तलिफ मुल्कों में डिवाइड हो जाएगा। अब ओबामा पे हिंदुत्व के ठग तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ओबामा ने कोई नई बात तो नहीं की। ओबामा ने सिर्फ वो चीज़ कही है जो कि पहले भी इंडिया के अंदर हो चुकी है, और नतीजा ये निकला था कि डिवीज़न हो गई थी इंडिया की, मुख्तलिफ हिस्सों में इंडिया डिवाइड हो गया था। अब भी वही हो रहा है, बल्कि अब तो यूँ लग रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा शदीद किस्म की जो डिवीज़न है ना, पहले से भी जो जहाँ पाकिस्तान बना था उससे भी ज़्यादा शदीद किस्म की डिवीज़न इस वक्त इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और ये डिवीज़न शदीद इस तरह से है कि इस वक्त जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर भी डिवाइड है, यानी वो भी कास्ट और इस सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। पहले तो सारा जो फोकस था वो मुसलमानों के ऊपर था ना, क्रिश्चियंस के ऊपर हालात इतने तंग इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि यूके ऊपर बैठा हुआ था, इंग्लैंड, बरतानिया सरकार, फौजें भी उनकी थी, गवर्नमेंट भी उनकी थी, तो क्रिश्चियंस को एक ख़ास प्रोटेक्शन हासिल था। मुसलमान जो थे देवर इन द लाइन ऑफ फायर। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि क्रिश्चियन बिरादरी भी अजाब के अंदर आई हुई है, और मुसलमान और सिख और ये सारा कुछ, तो ये वाली जो डिवीज़न है वो पहले से ज़्यादा शदीद है। तो ओबामा ने कोई नई बात नहीं की, ओबामा ने सिर्फ हिस्ट्री भी थोड़ी सी याद दिलाई एक तरह से, अगर आप गौर करें इनके बयान पे। लेकिन चाइना इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइना के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है चाइना का, पीपल्स डेली, ये भी उनका सरकारी अखबार है पीपल्स डेली। पीपल्स डेली का एक सीनियर एडिटर है डिंग गैंग, बहुत ही पुराना जर्नलिस्ट है वहाँ पे, और इनकी जो ओपिनियन है वो टॉप लेवल पर भी कम्युनिस्ट पार्टी में पढ़ी जाती है। तो इनका एक ओपिनियन ग्लोबल टाइम्स के अंदर शाया हुआ है पिछले दिनों। उसमें वो कहते हैं कि ओबामा इज़ राइट, इंडियाज डेवलपमेंट कांट गो फॉर विदाउट रिजॉल्विंग इथनिक इश्यूज। इंडिया जो तरक्की करना चाहता है और जो वो आगे बढ़ने चाहते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बैरियर है, और वो बैरियर ये है कि जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नहीं होगी तब तक इंडिया डेवलप हो ही नहीं सकता। इंडिया का ये जो ख्वाब है कि हम कोई बहुत बड़ी कोई सुपर पावर बन जाए, ये ख्वाब ही रहेगा। एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया, जो कि हो नहीं रही, बल्कि उसका रिवर्स हो रहा है। एक ख़ास कम्युनिटी को तो फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो रह जाते हैं। और इसका वैसे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मिसाल भी दिया है, और वो मिसाल दिया है उन्होंने आसाम का। ये कहते हैं कि वाइल वाशिंगटन रिसीव्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद अनप्रेसिडेंटेड enthusiasm, former US President Barack Obama made a few displeasing comments. In an interview with CNN, he said that if India does not protect its Muslims, there is a strong possibility that India at some point starts pulling apart. Whatever Obama's reasons was for saying this, he has touched on a sensitive issue in India's national governance, the treatment of minorities. और इन्होंने वही 1947 का जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ पर इसी इशू को छेड़ा है कि इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक कंट्री एंड सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर हैज़ बीन नो एंड टू द ब्लड शेड एंड इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय एथनिक कन्फ्लिक्ट। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये जो एथनिक कन्फ्लिक्ट और ये जो ब्लड शेड है ना, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, आरएसएस इसकी सबसे बुनियादी वजह है। जब तक ये नासूर, जब तक ये वायरस इंडिया के सिस्टम के अंदर रहेगा, इंडिया में वायलेंस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये जो कम्युनल वायलेंस है और ये जो एथनिक वायलेंस, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। क्योंकि जो सोर्स है ना नफ़रत का, वो खुद इंडिया के अंदर है, कोई बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करता इंडिया के अंदर। ये जो नफ़रत है ये अंदर ही मौजूद है एक जगह पे, जिसका कुछ किया नहीं गया सीरियसली, बल्कि इसको परवान ज़रूर चढ़ाया जाता रहा है राजनीति खेलने के लिए ना। वो जो मैंने बात की कि इन्होंने आसाम का मिसाल दिया है चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल्स ने, तो इस पे ज़रा
इनके इस ओपिनियन का ये हिस्सा देखिए कि द क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द कंट्रीज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो शोज 780 incidents of rioting in Assam during the year with 1498 victims. 780 दंगे फसाद एक साल के अंदर हुए. कैन यू बिलीव दैट? 780, 365 दिन होते हैं साल के अंदर, तो अगर डबल भी करें तो तकरीबन डबल हो जाते हैं. दिन में 2 वाकयात वायलेंस के, जिसके अंदर लगभग 1500 लोग मारे गए. तो ये सिर्फ आसाम की बात हो रही है. पूरे इंडिया को अगर आप देखें तो ये तो बहुत बड़ा फिगर है. यूं समझें कि हर रोज इंडिया में 15-20 दंगे तो हो ही रहे होते हैं, 15-20 दंगे बड़े लेवल के, और उसमें हजारों लोग जो है हर साल मारे जाते हैं. और इस पे वो आसाम को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उसका जवाब उन्होंने खुद ही दिया है कि इनफैक्ट अदर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ्टन एक्सपीरियंस सीरियस राइट्स एज वेल. However, I mentioned Assam because there are similarities between Assam and the Pu'er city of China's Yunnan province near Myanmar, which I recently visited. It is unclear how many ethnic minorities there are in Assam in total. In Pu'er, there are 14 ethnic groups. असम में तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन उस चाइनीज़ सिटी के अंदर, इलाके के अंदर 14 एथनिक ग्रुप्स हैं. अब इसमें आप देखिए चाइना कैसे ट्रीट करता है ऐसे अपने इलाकों को जहां पर एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं. चाइना कैसे ट्रीट करता है और इंडिया कैसे ट्रीट करता है, आपको पता चल जाएगा. चाइना सुपर पावर क्यों है और इंडिया अभी तक बेपनाह पोटेंशियल के बावजूद ग्रो क्यों नहीं कर पाया. सीक्रेट ऑफ सक्सेस जिसे कहते हैं वो ये बता रहे हैं चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स. कहते हैं कि when comparing Pu'er with Assam, the most significant difference is that Pu'er has been integrated into China's modernization and development process, being a partial part of a larger game. Whether it is roads, bridges, power stations, schools, hospitals, infrastructure, or family income, Pu'er is similar to other Chinese cities of the same population size. Assam, on the other hand, remains on the fringes of India's development and is even sidelined. मुसलमान है ना वहाँ पर बड़ी तादाद में, तो उसको घास कोई नहीं डालता. और इसका फिर आपको जीडीपी की जो फिगर्स हैं असम की, उसमें एविडेंस नज़र आता है. और चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि असम जीडीपी पर कैपिटा इज़ 1500, 2021-22 की फिगर, while India's per capita GDP is around 2300. इंडिया की 2300 की जीडीपी है, $2300 की, असम की $1500 की. तो नेशनल एवरेज से भी कई गुना कम है असम की जीडीपी, बहुत कम है इंडिया की नेशनल एवरेज से भी. और आगे कहते हैं कि दिस रीजन्स एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल आर आल्सो वेल बिलो द इंडियन एवरेज. और इन कॉन्ट्रास्ट जरा आप चाइना का देखिए, उनकी गवर्नेंस देखिए. कहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट इन 2022 Pu'er's GDP पर कैपिटा रीच्ड $5,950. ये सूरत हाल है. तो चाइना अपने जो इथनिक ग्रुप्स हैं डिफरेंट, उनको ऐसे मैनेज करता है. इंक्लूसिव ग्रोथ है उनकी, मतलब ऐसा आपको कब कहीं नहीं मिलेगा कि ये फलां इथनिसिटी का इलाका है तो ये नीचे रहेगा, ग्रो नहीं करेगा, रोड नहीं बनेंगे, ब्रिजेस नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं है. हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं है. वहाँ पर भी आपको सेम स्पीड नज़र आती है, सेम गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो एक ही नज़र आता है सेम पूरे चाइना के अंदर. जबकि यहाँ पर राजनीति चल रही होती है. मुसलमान है तो झोपड़पट्टियों में उनको डालने, बल्कि झोपड़पट्टी में भी उनको उठाने की, उनके घर तोड़ने की वहाँ पर आपको साजिशें नज़र आएंगी. तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसानी जो फितरत है ना उनके ख़िलाफ़ हैं, इंसानी नेचर के ख़िलाफ़ हैं. इनका फॉल आउट जो है ना आगे चल के वही निकलता है जो कि एक बार इंडिया के साथ पहले हो चुका है 1947 के अंदर.